हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताएं, यहाँ पर हम लोग आरएएस राजस्थान पटवार पुलिस शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारे एग्ज़ाम ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं। दोस्तों, इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको तैयारी करनी है। आई होप आप लोगों ने राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का भूगोल, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ पढ़ लिया होगा। दोस्तों, पढ़ने के बाद अगर हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें नहीं पता पड़ पाता कि हम लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना हमारा बाकी रह गया है, या फिर कितनी चीज़ें हमें याद हुई है, कितनी नहीं हुई है। तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपके सामने क्लासेस लेके आया हूँ। ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं, बेस्ट क्वेश्चन, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है और अगर इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। इसी के रिगार्डिंग मैंने दो क्लासें दोस्तों प्रीवियस में जारी कर दी है। पहली जनरल क्लास थी राजस्थान के इतिहास की, दूसरी क्लास में हमने राजस्थान की 1857 की क्रांति के संबंधित सारे प्रश्न कर लिए थे। आज तो दोस्तों मैं क्लास करने वाला हूँ, उसमें हम राजस्थान के जो मेवाड़ का वंश है, गोहिल वंश है, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अगर भारत के इतिहास, दुनिया के इतिहास में अगर भारत का इतिहास ना पढ़े तो अधूरा है, और भारत के इतिहास में राजस्थान का इतिहास ना पढ़े तो भारत का इतिहास अधूरा है, और यदि राजस्थान के इतिहास में हम लोग मेवाड़ का इतिहास ना पढ़ें तो राजस्थान का इतिहास अधूरा है। इसीलिए हम लोग राजस्थान के इतिहास में अब मेवाड़ के इतिहास को सबसे पहले कवर करने की कोशिश करते हैं। मेवाड़ राजवंश बहुत पुराना था दोस्तों। ये राजा जो गोहिल ने प्रारंभ किया था, जो कि गुजरात के शासक शिलादित्य के पुत्र थे। धीरे धीरे इसके बाद बप्पा रावल आए, अल्लट आया, कर्ण सिंह आया, बहुत सारे राजा आए। तो धीरे धीरे हम लोग इनके क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा। अगर आपने पढ़ नहीं रखा होगा फिर भी अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक लिंग से कोई 3 किलोमीटर की दिशा में बप्पा रावल का अंतिम संस्कार किया गया था। तो इस तरह के प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आपने किए होंगे, और ये दोस्तों एक डिटेल प्रश्न है, तो ज़्यादातर पटवारी में पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस में इतने डिटेल क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए, फिर भी कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि एक लिंग जी से कोई 3 किलोमीटर किस दिशा में बप्पा रावल का अंतिम संस्कार किया गया था? पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में या दक्षिण में? जो इसका सटीक आंसर होगा वो होगा दोस्तों उत्तर दिशा में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर बप्पा रावल का अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार को आज की बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बप्पा रावल का मंदिरनुमा समाधि स्थल बना हुआ है एकलिंग जी नागदा में। आपको पता होगा एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने ही करवाया था, जो कि नागदा में, और नागदा को ही बप्पा रावल ने गुहिल वंश की पहली राजधानी बनाया था। इसके बाद दूसरी राजधानी अल्लट ने बनाया था आहड़ को। ध्यान हो आपको, तीसरी जो मेवाड़ को, चित्तौड़ को राजधानी बनाया था दोस्तों, मेवाड़ जिसे कहते हैं, वो बनाया था सर्वप्रथम जयद्र सिंह ने। तो ये धीरे धीरे हम लोग बातें करेंगे आगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बप्पा के वंशजों का मेवाड़ पर कितने वर्षों तक अधिकार रहा? 1100, 1300, 1500 या 1700? तो दोस्तों बताना चाहूँगा, लगभग 1300 वर्ष तक बप्पा के वंशजों ने राजस्थान पर, मेवाड़ पर अपना राज किया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन जीवित राजवंश के नाम से कौन सा जाना जाता है? गुहिल, चालुक्य, परमार या चौहान? तो यही दोस्तों बप्पा के रावल के वंश है। तो ये गुहिल वंश जो है सबसे प्राचीन और जीवित राजवंश के नाम से जाना जाता है। चलिए, बप्पा का स्थान मेवाड़ के इतिहास में अग्रणी स्वीकार किया जाता है, वह धर्मनिष्ठ था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? इतिहास का ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कर्नल टॉड और चार्ल्स मार्टन? तो दोस्तों ये जो है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा द्वारा, इनकी इतिहास की बहुत अच्छी बुक भी है, तो आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा कि बप्पा का स्थान मेवाड़ के इतिहास में अग्रणी स्वीकार किया जाता है क्योंकि वह धर्मनिष्ठ था। अगला है, बप्पा रावल को एक स्वतंत्र, प्रतापित और विशाल राज्य का स्वामी बताया गया है। ये किसने कहा है? ओझा ने, गोपीनाथ ने, कर्नल टॉड ने या चार्ल्स मार्टन ने? तो दोस्तों ये जो कहा है इतिहासकार ओझा ने कहा है, डॉक्टर गौरीशंकर हिनानंद ओझा ने कहा है कि बप्पा रावल को एक स्वतंत्र, प्रतापी और विशाल राज्य का राजा बताया गया है। अगला प्रश्न है, बप्पा को कई वर्षों का संस्थापक व शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर मनुष्य में पूजनीय और अपने कीर्ति से चिरंजीवी माना है। ये किसने माना है? कर्नल टॉड ने, चार्ल्स मार्टन ने, गोपीनाथ शर्मा ने, इतिहासकार ओझा ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्नल टॉड ने बप्पा को कई वर्षों का संस्थापक माना है, व शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर मनुष्य में पूजनीय और अपनी कीर्ति से चिरंजीवी भी माना है। तो आप देख सकते हैं कि बप्पा रावल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि गुहिल ने तो इस राजवंश की स्थापना कर दी थी। उसके बाद सबसे पहले जो राजा हुआ था वो बप्पा रावल हुआ था, जिसने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़ पे अधिकार करने वाला सबसे पहला राजा बप्पा रावल था। उसने 734 ईस्वी में मानमोरी को पराजित किया था। तो जो बप्पा रावल का समय है 734 ईस्वी से लगभग आता है। तो आप देख लीजिए
कि उन्होंने 700 ईस्वी से लेके मतलब 6छठी शताब्दी से लेके अभी 18 या 19वीं शताब्दी तक किया, तो लगभग 1300-1400 वर्ष तक इन्होंने राज किया था। उसके शासनकाल में, यानी कि अभी बप्पा रावल का ही चल रहा है, उसके शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया था। ये कथन किसने कहा दोस्तों? तो ये कथन चार्ल्स मार्टन ने लिखा है कि उसके आक्रमण के सामने अकबर आक्रमण का ज्वार भाटा चकनाचूर हो गया। चलिए, किसने लिखा है कि इसमें संदेह नहीं, बप्पा हिंदुस्तान का बड़ा पराक्रमी, प्रतापी व तेजस्वी महाराजा धीराज हुआ। उसने अपने पूर्वजों के प्रताप, बड़प्पन में पराक्रमों को पुनः स्थापित किया। तो ये वाक्य लिखा है कवि राज श्यामल दास जी ने। इसमें संदेह नहीं, बप्पा हिंदुस्तान का बड़ा पराक्रमी, प्रतापी व तेजस्वी महाराजा था। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से अकबर ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए किसे भेजा? तो दोस्तों, जो कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था वो कौन था? शहबाज खान, मेहतर खां, जलाल खां या सलावत खां? तो 1578 ईस्वी में दोस्तों सलावत खां को भेजा गया था, और सलावत खां को लगभग 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भी भेजा गया था। तो पहली बार मेवाड़ कुंभलगढ़, एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि पहली बार कुंभलगढ़ पर हथियार मतलब हमला करके अधिकार करने वाला कौन सा शासक था? तो वो था शहबाज खान। चलिए, निम्न में से किस कवि ने राणा प्रताप के स्वाभिमान को जीवित रखा? चक्रपाणी मिश्र, हरिदास झाला, कवि पृथ्वीराज राठौर या रामचंद्र? तो कवि पृथ्वीराज राठौर ने इनके चरित्र को जीवित रखा। एक बात बता दूँ, चक्रपाणी मिश्र भी इनके बहुत ही जो कहते हैं खास कवि थे इनके समय के, महाराणा प्रताप के समय के। निम्न में से किस शासक की प्रथम छतरी आहड़ में बनी और आहड़ सिसोदिया वंश के शासकों का शाही शमशान घाट कहलाता है? यह है राणा उदय सिंह, प्रताप सिंह, समर सिंह या राणा अजीत सिंह, जगत सिंह? तो दोस्तों, राणा अमर सिंह इसका सही उत्तर होगा। राणा अमर सिंह की मृत्यु हुई थी आहड़ में और यहीं पर इनकी छतरी बनी, और आहड़ में प्रथम छतरी बनाने वाला जो शासक था राणा अमर सिंह था। इसके बाद जितने भी शासक हुए उन सबकी छतरी आहड़ में ही बनी हुई है। हरिदास झाला निम्न में से किसके सेनापति थे? दोस्तों, जो हमने पहले भी देख लिया कि राणा उदय सिंह के, राणा प्रताप के, राणा अमर सिंह के या राणा जगत सिंह के। ये आपको आंसर देना है कि राणा हरिदास झाला किसके थे। तो दोस्तों, हरिदास झाला जो थे वो थे तो प्रताप के समय पर भी, मगर जो सेनापति माने जाते हैं वो माने जाते हैं राणा अमर सिंह के सेनापति ये माने जाते हैं। महाराणा करण सिंह द्वारा दिलकुश महल व कर्णविलास महल कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों, जो महाराणा अमर सिंह के पुत्र थे महाराणा करण सिंह, जिसके कारण उनको मेवाड़ के मुगलों से संधि भी करनी पड़ गई थी 1615 ईस्वी में, तो वो थे, उन्होंने उदयपुर में हमारा दिलकुश महल व कर्णविलास महल का निर्माण करवाया। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी में और वह बैजनाथ मंदिर, ये मैं नहीं है, वह बैजनाथ के मंदिर सीसारामा में बैजनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय ने, और यही थे जिन्होंने हुरना सम्मेलन करवाया था। हालांकि इसकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। चलिए, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? ये प्रश्न दोस्तों 1857 की जो क्रांति हमने पढ़ी थी वहाँ भी हमने देख लिया था। सो आई होप आपको ध्यान होगा। इसका आंसर होगा महाराणा स्वरूप सिंह। राजपुताने की सबसे प्राचीन मेवाड़ शुगर मिल, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे जो ज्योग्राफी उसका भी क्वेश्चन हो जाता है, फिर भी बता देता हूँ। उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में प्राचीन मेवाड़ की शुगर मिल, जिसे भूपाल सागर मिल भी कहते हैं, क्योंकि जो मेवाड़ के अंतिम राजा थे वो थे भूपाल सिंह। इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों हमारा उदयपुर। चलिए, सॉरी, इसका सही उत्तर दोस्तों उदयपुर नहीं, चित्तौड़गढ़ होगा। चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तब मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह, राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय या सज्जन सिंह द्वितीय कौन था? तो दोस्तों, सज्जन सिंह द्वितीय वो शासक था 1739 ईस्वी में, जो शासनकाल माना जाता है जगत सिंह द्वितीय का माना जाता है। जगत सिंह द्वितीय के बाद हमारे सज्जन सिंह आए, उसके बाद हमारे फतेह सिंह थे, और उसके बाद अंतिम भूपाल सिंह थे। तो जगत सिंह द्वितीय थे वो थे राजा जब अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने आक्रमण किया। नेक्स्ट है, किस राजकुमार को उड़वा नहीं है दोस्तों, ये उड़ना होगा, उड़ना की जगह लिखा रहता है, उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। तो वो थे हमारे कुंवर पृथ्वीराज सिंह, जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। यही वो राजा जिन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई की स्मृति में अजमेर के दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग रखा। चलिए, आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण किसने कराया? दोस्तों, आहड़ में जो बप्पा रावल के बाद दूसरे राजा है वो अल्लट, जिसने आलूराव के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ही आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए, गुहिल का पालन पोषण किसने किया? तो दोस्तों, जो हमारे गुहिल थे, जो कि गुजरात के शासक शिलादित्य के पुत्र थे, उनका जो लालन पालन करने वाली थी कौन थी? फूलवती, पुष्पावती, कमलावती या मायावती? तो दोस्तों, मायावती को तो आप जानते हैं, ये तो हमारे बंगाल से हैं, बंगाल से क्या यूपी से है।
मगर जो हमारे गुहिल वंश के शासक थे उनका जो लालन पोषण करने वाली थी कमलावती उनकी धायमा थी। जो पुराने समय में जो भी बच्चों का ध्यान रखते थे, लालन पालन करते थे, उन्हें धायमा कहा जाता था। मेवाड़ में सर्वप्रथम चित्रकला की शुरुआत, आप सबको दोस्तों ये तो क्वेश्चन जरूर पता होना चाहिए कि चित्रकला की शुरुआत सबसे पहले मेवाड़ में किसके शासनकाल में उन्हें हुई, तो वो था तेज सिंह के शासनकाल में हुई। अब अगला प्रश्न भी इन्हीं से रिलेटेड है कि किसके शासनकाल में श्रावक प्रतिकर्म सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित किया गया, जिसके चित्रकार कमलचंद्र थे। तो ये दोस्तों पहला चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ के काल का, और ये किसके काल में बनाया गया, तेज सिंह के काल में, क्योंकि इन्हीं के काल में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो कि आपको याद होना चाहिए। चलिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है। तो दोस्तों जितने भी संगीत के संबंधित ग्रंथ है सभी के सभी हमारे कुंभा जी ने लिखे हैं। और वो कौन से, देखिए, नृत्य रतन कोश, तो ये भी लगभग हमारे कुंभा जी ने ही लिखा है। रसिक प्रिया, ये भी नृत्य संबंधित है। सुधा प्रबंधन, ये भी नृत्य या संगीत के संबंधित है। मगर कलानिधि जो है ये नहीं है, और यही जो ग्रंथ है जो कि हमारे कुंभा ने नहीं लिखा है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज, उसे कितने कोशों में विभक्त किया गया है। तो महाराणा कुंभा के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है उसे लगभग 5 कोशों में विभक्त किया गया है। ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर आपने मेवाड़, आप पटवारी की, पुलिस की, कांस्टेबल की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेवाड़ का जिस संबंधित प्रश्न जो मैं आपको आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लगभग 100 के करीबन हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा डेफिनेटली। निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की। तो दोस्तों विजय कटकाटू की उपाधि मारवाड़ में भी एक शासक है, उन्होंने धारण की थी, और मेवाड़ में भी है। तो मारवाड़ में वो कौन से शासक थे, मैं आपको बता देता हूँ। महाराजा राज सिंह थे, जिन्होंने राज प्रशस्ति लिखी थी, राजसमंद झील, इन्होंने ही राजसमंद झील का निर्माण कराया। तो ध्यान रखना है कि विजय कटकाट धातु की उपाधि किसने धारण की। कई जगह कट धातु लिखा होता है और कई जगह कट कातु भी लिखा होता है दोस्तों, तो ये विशेष ध्यान रखेंगे। 1734 ईस्वी में हुरना सम्मेलन की अध्यक्षा, मैंने आपको बताया कि हुरना सम्मेलन का आयोजन कराया था संग्राम सिंह द्वितीय ने, मगर इसकी अध्यक्षा किसने की, जगत सिंह द्वितीय, भीम सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय या सज्जन सिंह। तो दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता की थी हमारे जगत सिंह द्वितीय ने की थी, ये आप विशेषकर ध्यान रखें। पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसे कुंभलगढ़ में बनवीर के प्रकोप से बचाया था। तो पन्नाधाय के बारे में दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो सभी को ध्यान होगा। पन्नाधाय ने अपने पुत्र विक्रमादित्य का बलिदान कर दिया था, और जो बचाया था वो थे हमारे उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप के पिता। तो उदय सिंह जी को कुंभलगढ़ दुर्ग में छुपाया था, और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही इनका राज्याभिषेक किया गया था। चलिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर। तो दोस्तों तुलजा भवानी का मंदिर एकमात्र मंदिर सिर्फ चित्तौड़गढ़ में है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मंदिर है तुलजा भवानी का, और इसे बनाया था बनवीर ने, जो कि महाराणा उदय सिंह का बहुत बड़ा शत्रु था। इसने ही पन्नाधाय के पुत्र की हत्या कर दी थी, जिसे चंदन कहा जाता है। चंदन जो था पन्नाधाय का पुत्र था, उसकी हत्या कर दी थी। चलिए, त्याग व वीरता की मूर्ति पन्नाधाय की छतरी। तो दोस्तों पन्नाधाय जो थी, बहुत बड़ा बलिदान दिया था पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का उदय सिंह की रक्षा करने के लिए। तो इनकी जो छतरी है दोस्तों, बहुत ही आपको याद करने में आसानी रहेगी, भानगढ़ अलवर, जो भानगढ़ का किला है अलवर में, वहाँ पर एक्चुअली में पन्नाधाय जी की छतरी है। अगला प्रश्न है, महाराजा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ। तो आपको बताया दोस्तों महाराजा उदय सिंह को कहाँ पर छिपाया गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो ऑब्वियसली बात है, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा उदय सिंह ने आधुनिक उदयपुर शहर को कब बसाया। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की। कई राजा क्या होते थे, अपने नाम के अकॉर्डिंग ही शहर बताते थे, जैसे उदयपुर, बीकानेर, राव जोधा ने जोधपुर, इसी तरह से बसा दिया जाता था। तो उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी 1559 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। वीर सेनानायक जयमल फत्ता किसके सेनापति थे। दोस्तों जयमल और फत्ता बहुत ही, ये जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, इन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। 1567 से 68 के बीच जो युद्ध चला था, वहाँ पे इन्होंने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया था, मगर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और दोस्तों इनकी जो रानी थी फत्ता जी की, कर्णवती, इन्होंने ही मेवाड़ का तीसरा साका किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो वीर सेनानायक जयमल फत्ता किसके सेनापति हो जाते हैं दोस्तों, उदय सिंह के। चलिए, वीर कल्लाजी राठौड़ का योगदान मेवाड़ के लिए किस वर्ष में रहा। तो वीर कल्लाजी राठौड़ का जो योगदान है मेवाड़ में किस वर्ष रहा, आपको बता देते हैं दोस्तों, 1567 ईस्वी में रहा। अगर कभी भी 1567 और 68 में नहीं आएगा दोस्तों, या तो 67 आएगा या फिर 68 आएगा, यानी कि या तो 68 आएगा या फिर 67 आएगा, क्योंकि 67 से 68 के बीच ही अकबर और उदय सिंह का युद्ध चला था। चलिए, निम्न में से किसने मुगल सम्राट अकबर पर अपनी तलवार से प्रहार किया। वो एकमात्र राजा जिसने मुगल सम्राट अकबर पर अपनी तलवार से प्रहार किया, वो कौन था। करमचंद परवार, जयमल फत्ता, कल्लाजी राठौड़ या ईश्वरदान चौहान। तो ईश्वरदान चौहान वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी तलवार से मुगल सम्राट अकबर पर आक्रमण किया।
मुगल सम्राट अकबर ने किन दो वीरों की वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के किले जो लाल किला है आगरा का उसके मुख्य द्वार पर प्रतिमाएं बनवाई? तो वो थे दोस्तों जयमल और फत्ता जी, जिनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर उसने अपनी मूर्ति बनवाई, उनकी मूर्ति बना के अपने दरवाजे पर लगवाई थी। चलिए, राजस्थान के किस ऐतिहासिक दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल फत्ता की मूर्ति स्थापित है? राजस्थान में भी एक ऐतिहासिक दुर्ग है जिसके द्वार पर इनकी मूर्तियां हैं, वो है दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग, जिसे बीकानेर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, जिसे खमनौर का युद्ध भी कहते हैं? मतलब हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग संज्ञा दी गई, जैसे कि गागनौर का युद्ध, खमनौर का युद्ध, मेवाड़ के इतिहास का थर्मोपल्ली। तो खमनौर का दुर्ग की संज्ञा दी थी दोस्तों अबू फजल ने, ध्यान रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध को जिहाद के युद्ध, यानी कि जो धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध होता है उसे जिहाद का युद्ध कहते हैं, तो इसकी संज्ञा किसने दी थी दोस्तों? अबू फजल बदायूनी, आसफ खां या कर्नल टोड ने। तो अबू फजल ने तो इसे गागरोन के दुर्ग की संज्ञा दी थी, गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा की दी थी, मगर बदायूनी ने और अबू फजल ने दोस्तों इसे किसकी संज्ञा दी थी? खमनौर के युद्ध की। तो आसफ खां वो व्यक्ति था जिसने संज्ञा दी थी इसे जिहाद का युद्ध, और कर्नल टोड ने संज्ञा दी थी मेवाड़ के इतिहास का थर्मोपल्ली। भामाशाह जिसने अपनी सारी संपत्ति राम प्रताप के चरणों में रख दी थी, वो कहाँ से, मतलब कहाँ के निवासी थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई लोगों को नहीं पता है, आपको बता देते हैं। ये पाली डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, यानी कि जो भामाशाह थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी, उन्हें भामाशाह के नाम की उपाधि दी गई। इसके बाद जो भी अपनी दान राशि, सबसे बड़ी दान राशि देते हैं, उसे कई जगह पर भामाशाह की उपाधि दी जाती है, तो इनका संबंध पाली जिले से था। चलिए, अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लेने के बाद उसे क्या नाम दिया? तो अकबर ने जब उदयपुर पर अधिकार कर लिया तो उसके बाद उसे नाम दिया था मुहम्मदाबाद। ठीक है, इसी मुहम्मदाबाद में दोस्तों हमारे जो मान सिंह है, इनकी जो है राज हुआ। ठीक है, चलिए, मेवाड़ के गुहिल वंश शासकों में किसका नाम महत्वपूर्ण है? जो मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक हैं, इनमें किनका नाम महत्वपूर्ण माना जाता है? इससे भी पहले दोस्तों हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे। बप्पा रावल हैं जिनका नाम महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। नागदा के जंगलों में गाय चराते बप्पा रावल का संपर्क किस ऋषि से हुआ? एक्चुअली में दोस्तों हुआ क्या था कि जो गुहिल वंश की स्थापना तो हमारे गुहिल जी ने कर दी थी, उसके बाद बप्पा रावल है। बप्पा रावल एक दिन गायों को चराते हुए एक ऋषि से संपर्क हुआ था, उन ऋषि का नाम था, आपको बता देता हूँ, हारित ऋषि। हारित ऋषि ने उन्हें कहा था कि आप एक बहुत ही अच्छी जगह के राजा बनोगे, उनके शिष्य बन गए थे, और उन्होंने उसे वरदान वगैरह कुछ दिया था कि आप इधर इस जगह के जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे आप जीत जाओगे और राजा बन जाओगे। तो उसके बाद ये मेवाड़ गया, वहाँ पे इसने मानमौरी को, जो मौर्य शासक था मानमौरी, उसको पराजित करके वहाँ पे मेवाड़ पे इसने अपना अधिकार कर लिया। तो बप्पा रावल का बचपन मेवाड़ के एकलिंग जी के पास नागदा गांव में व्यतीत हुआ। इस पर सभी विद्वान एकमत है, यहाँ नागदा के जंगल में गाय चराते बप्पा रावल का संपर्क हारित ऋषि से हुआ था। अब हारित ऋषि किस मत के अनुयायी थे दोस्तों? तो आप अगर राजस्थान के संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे तो राजस्थान में दोस्तों 2 प्रकार के संप्रदाय होते थे, एक सगुण एक निर्गुण। तो निर्गुण संप्रदाय में जो लाकुलिश या पशुपात संप्रदाय था उसके ये थे। तो लाकुलिश और पशुपात दोनों एक ही नाम है। एक्चुअली में लाकुलिश ऋषि ने इस जो संप्रदाय की स्थापना की, इसलिए इसे लाकुलिश संप्रदाय भी कहते हैं। तो ये किस मत के अनुयायी थे? इसमें आंसर आ जाएगा आपका दोनों हो सके। हरित ऋषि ने अपने जीवन का अंतिम समय जानकर बप्पा को क्या वरदान दिया कि तुम मेवाड़ के शासक बनोगे, तुम ऋषि बनकर अपने शिष्य को उद्धार करोगे, दोनों केवल एक। तो इन दोनों में से केवल एक ही उन्हें दिया था, तो आपका हो जाएगा दा। देखिए, हरित ऋषि ने अपने जीवन का अंतिम समय जानकर बप्पा को वरदान दिया कि तुम मेवाड़ के शासक बनोगे और तुम्हारे वंशजों के हाथ में मेवाड़ का राज्य कभी नहीं जाएगा। इस वरदान के साथ साथ हरित ऋषि ने बप्पा को आर्थिक सहयोग भी दिया और कहा कि तुम्हारा संबोधन रावल होगा, यानी कि उनको क्या करा, रावल की उपाधि दे दी और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे वंशजों के हाथ में ही मेवाड़ का शासन रहेगा, और बहुत सारी उन्हें धनराशि भी दी थी क्योंकि वो एक बहुत ही तपस्वी साधु थे। अब अपना जो आंसर यहाँ पे द हो जाता है, यानी कि पहला आंसर सही है, मगर यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि सिर्फ आ। ऑप्शन अगर द दे रखा है कि केवल एक ही सही है तो अपन को डी के साथ जाएंगे। चलिए, किसने मेवाड़ की सीमा को ईरान व खुरासान तक बढ़ाया और प्रथम बार अरब खलीफाओं के आक्रमणों व धर्म परिवर्तनों के प्रयासों पर अंकुश लगाया था? तो ये थे दोस्त हमारे बप्पा रावल जी। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर दी थी? तो दोस्तों जो प्रतिहार वंश के जो शासक थे, जो मंडोर शाखा है उसकी स्थापना करने वाले थे हमारे नागभट्ट प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। चलिए, अगला, महाराणा प्रताप के पास कुंवर मान सिंह को सम्राट अकबर द्वारा अपना दूत बनाकर कब भेजा गया था? आंसर ऑलरेडी ठीक है, 1573 ईस्वी में दूत बनाकर भेजा गया था। चलिए, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, दोस्तों गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी जिसे महाराणा प्रताप ने अपनाया था। इस युद्ध पद्धति को छापामार युद्ध पद्धति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार के अनुसार मेवाड़ के गुहिल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल खान की संतान थे? तो एक इतिहासकार था जिसने ये कहा कि मुगल जो थे, यानी कि मेवाड़ के गुहिल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान है, ये कहा था अबुल फजल ने।
चलिए दोस्तों, काफ़ी सारे प्रश्न हैं और टाइम कम है, हम जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं वरना क्लास हमारी बड़ी हो जाएगी। किसके शासनकाल में गोहिल वंश को 2 शाखाओं में बांटा गया? तो वो दोस्तों थे हमारे राणा रण सिंह के शासनकाल में गोहिल वंश को 2 शासकों में बांटा गया, 2 शाखाओं में। चलिए, पहली बार चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? दोस्तों मैंने आपको बताया था, पहली बार जो चित्तौड़ को राजधानी बनाया था वो थे हमारे जैत्र सिंह। जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच भूताला का युद्ध हुआ था दोस्तों। ये जो युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन है कि किस महाराणा के शासनकाल में जावर में चांदी का खनन हुआ? तो दोस्तों जो हमारे राणा लाखा थे उनके समय में इन्होंने ही पिछोला झील की स्थापना की थी और इनके पुत्र को ही रावचूड़ा की उपाधि से, जो इनका पुत्र जो चूड़ा था वो ही राजस्थान का भामाशाह कहलाता है, भीष्म पितामह कहलाता है। राणा हमीर में मोहम्मद बिन तुगलक के बीच युद्ध हुआ था जिसे सिंगोली का युद्ध कहा जाता है। महाराणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र कौन था दोस्तों? महाराणा रायमल के 3 पुत्र थे, जयमल, पृथ्वीराज और सांगा। तो पृथ्वीराज इनका ज्येष्ठ पुत्र था। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है? जो पृथ्वीराज सिसोदिया हैं इनकी 12 खंभों की छतरी दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है, बताइए। मांडलगढ़, जावर, आहड़ या तारागढ़? सो दोस्तों जो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी, उसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आप करेक्ट कर लें। कुंभलगढ़ दुर्ग में राजसमंद में 12 खंभों की छतरी है। महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बनता है दोस्तों? महाराणा सांगा के बाद रतन सिंह जो थे हमारे द्वितीय, ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। महाराणा सांगा की रानी कर्मावती किस रियासत की राजकुमारी थी? तो महाराणा सांगा की जो रानी थी कर्मावती, ये बूंदी रियासत की रानी थी और इनके पुत्र का नाम था विक्रमादित्य। और दोस्तों इन्होंने ही राजस्थान में 1535 ईस्वी में दूसरा जौहर किया था। साका जो कहते हैं, पूरा जो दूसरा साका किया गया था रानी कर्मावती के द्वारा ही किया गया। जौहर, रानी कर्मावती ने दूसरा जौहर किया था। कहाँ पे? मेवाड़ के इतिहास में। चित्तौड़ का दूसरा शासक साका किसके शासनकाल में हुआ था? क्योंकि दोस्तों ये इनके पुत्र का नाम विक्रमादित्य था और इन्हीं के काल में इन्होंने साका किया था सन 1535 ईस्वी में, तो इसीलिए इनका शासनकाल किसका बन जाएगा? विक्रमादित्य का। अगला प्रश्न है, बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या किस सन में की थी दोस्तों? 1536 ईस्वी में की थी, 1540 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में, या 1532 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाता है 1536 ईस्वी में इसने इनकी हत्या की थी। चलिए, अगला है चित्तौड़ का तीसरा शाखा किस राजपूत रानी की? तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जो फत्ता जी थे उनकी पत्नी यानी कि रंग देवी के नेतृत्व में ये हुआ था। अकबर ने किस युद्ध के बाद मेवाड़ में कत्लेआम का आदेश दिया और जो उसके जीवन का एक अमिट दाग है? तो ये है दोस्तों जो हमारे उदय सिंह के साथ युद्ध हुआ था 1567 ईस्वी में। उसके बाद उसने लगभग 30,000 हिंदुओं का कत्ल किया था मेवाड़ में घुसते हुए। महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप के मध्य में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता, ये किसने कहा? तो दोस्तों अगर महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह नहीं होता तो दोस्तों बहुत ही उज्जवल भविष्य होता। ये आप भी अगर कभी इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। और ये बात जो कही थी दोस्तों वो कही थी कर्नल टॉड ने। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये बात किसने कही थी? कर्नल टॉड ने ये बात कही थी। चलिए, उदय सिंह की किस रानी को भटियाणी रानी के नाम से जाना था? तो जो उनकी दूसरे नंबर की रानी थी धीरबाई, उन्हीं के बहकावे में आकर उन्होंने अपने पुत्र रायमल को जगमाल था, अपने पुत्र जगमाल को राजा बना दिया था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ और उनका बचपन कहाँ व्यतीत हुआ दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। चलिए, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? कटारगढ़, चित्तौड़गढ़, कटारगढ़ या चावंड? तो इनका जन्म कटारगढ़ में हुआ, मगर 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ, ये ध्यान रखेंगे। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा? तो मैंने दोस्तों आपको पहले भी बता दिया, बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। चेतक की छतरी कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों? चेतक की छतरी बलीचा गाँव में बनी हुई है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। किस युद्ध में राजपूत सेना की कमान किसी मुस्लिम सेनापति ने संभाली? तो दोस्तों एक तो हल्दी घाटी का युद्ध था जिसमें कि हमारे सूर खां थे जो कि इनके राणा प्रताप के बहुत ही खास थे, उन्होंने उनकी सेना का संभाला था। और दूसरा जो है आपका खानवा के युद्ध की कमान भी दोस्तों हमारे एक मुस्लिम राज सेनापति ने संभाली थी। अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल, महाराणा प्रताप के पास अकबर ने कौन कौन से शिष्टमंडल भेजे थे? जलाल खां, मानसिंह, भगवानदास, टोडरमल। तो इनका ऑर्डर क्या था दोस्तों? यही इनका सही ऑर्डर है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले जलाल खां, उसके बाद मानसिंह, भगवानदास और उसके अंत में टोडरमल को भेजा था। प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक गोगुंदा में किया गया, परंतु विधिवत रूप से उनका दूसरी बार कहाँ पर किया जाएगा? बता दो दोस्तों, उदय सिंह ने जब अपने पुत्र जगमाल को राजा बना दिया तो कई जो लोग थे उनसे नाराज़ हो गए थे। जो ग्वालियर और जालौर के जो राजा थे वो नाराज़ होकर उन्होंने जहाँ गोगुंदा में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था वहीं पर इसका राज्याभिषेक कर दिया। किसका? प्रताप सिंह का। इसके बाद जो विधिवत रूप से किया गया था वो किया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग में, महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से अभिषेक किया गया था।
अकबर ने शहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कितनी बार भेजा? ये दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब उसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था 3 बार। प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति के लिए किस स्थान को चुना? तो मैंने आपको बताया था कि छापामार युद्ध पद्धति के जो थे राणा प्रताप ने सीखी थी, और छापामार युद्ध पद्धति को गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहा जाता है। इसके लिए जो उन्होंने स्थान चुना था वो था मायरा। चलिए, महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी किस झील के किनारे है? जयसमंद, फतेह सागर, करण झील या उदय सागर? तो जो महाराणा प्रताप का स्मारक है, जिसके जो स्मारक है किस नदी के किनारे है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फतेह सागर। चलिए, अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने आदेश दिया कि मेवाड़ में खड़े खेत खलिहानों को जलाकर राख कर दो और जो भी व्यक्ति दिखे उसे कत्लेआम कर दो? तो ये जो है बहुत ही बेकार काम माना जाता है, और ये किया गया था हमारे जहांगीर के द्वारा, जो कि अकबर का पुत्र था। महाराणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो महाराणा अमर सिंह जो थे महाराणा प्रताप के पुत्र थे, इन्होंने 5 फरवरी 1615 को मुगलों की अधीनता स्वीकार की। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, जल्दी प्रश्न करते हैं। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? चावंड में। और चावंडी महाराणा प्रताप की तीसरी व अंतिम राजधानी थी। मेवाड़ मुगल संधि के बारे में कूट के माध्यम से सत्य वचन बताइए। कि मेवाड़ और मुगल संधि दोस्तों राणा अमर सिंह के समय की गई थी, क्योंकि जो उनका पुत्र था करण सिंह, वो खुर्रम का बहुत ही अच्छा मित्र था, और इस कारण उन्हें संधि करनी पड़ी थी अपने पुत्र की वजह से। मारवाड़ महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, ये सही है। महाराणा चित्तौड़ के किले की मरम्मत करा सकेगा, ये दोस्तों गलत है। मेवाड़ महाराणा को मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। और करण सिंह 1000 घुड़सवार के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होगा, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, जो कि है आपका डी ऑप्शन। मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा था दोस्तों? शावक प्रतिक्रमण चूर्णी किसके शासनकाल में बना था? हमने पहले पढ़ लिया है, तेज सिंह के समय। कुंभाधारा लिखित ग्रंथ नहीं है, कलानिधि, ये भी हो गया है, रिपीट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में मेवाड़ से शाहपुरा व प्रतापगढ़ को अलग किया गया था? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जगत सिंह प्रथम थे, जिन्होंने कि जिनके ये जो है करण सिंह के समय आए थे, जिनके समय पे दोस्तों करण जगत सिंह प्रथम है, वही राजा थे जिन्होंने इस संधि का जो मेवाड़ और मुगल संधि हुई थी उसको तोड़कर मेवाड़ में नया निर्माण करवाया था, और इन्होंने निर्माण कराया था जग मंदिर का। ठीक है, ध्यान रखना है। पिछला झील के किनारे जग मंदिर के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया? जग मंदिर का निर्माण तो करवाया था जगत सिंह ने, मगर इसको जो पूर्ण करवाने का श्रेय जाता है वो जाता है राज सिंह को। सॉरी दोस्तों, करेक्शन है। जो जग मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों करण सिंह के समय पे हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। जग मंदिर का निर्माण जो है जो ये वाला तो सही है कि जगत सिंह प्रथम ने कराया। जगत मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों करण सिंह ने करवाया था। करण सिंह ने ये स्टार्ट करवा दिया था, और करण सिंह ने ही खुशविलास महल और जगत विलास महल का निर्माण करवाया था, दिलकुश महल और जगत विलास महल। मगर इस काम को पूरा किसने किया था? जगत सिंह प्रथम ने, और इस काम को राज सिंह के समय पर तोड़ दिया गया था। चलिए, विजय कटकाटू दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों, इसका सही क्वेश्चन होगा राज सिंह। औरंगजेब का प्रतिरोध करने वाला एकमात्र जो कि दोस्तों औरंगजेब आया था, इसने बहुत सारे कर लगा दिए थे। शाहजहाँ का पुत्र था, अलग अलग तरह के कर लगा दिए थे, जिसमें से एक था जजिया कर। तो इस जजिया कर का विरोध करने वाला था राज सिंह। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने किस नदी के किनारे करवाया? तो इस झील का जो इस महल का निर्माण राजा ने छोटी गोमती नदी के किनारे करवाया, यानी कि छोटी गोमती नदी के पानी को रोका, और वहाँ पर एक राजसमंद झील, जो कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। देवारी समझौता मारवाड़ के अजित सिंह, आमेर के सवाई जयसिंह व मेवाड़ के किस महाराणा के बीच हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अमर सिंह द्वितीय के बीच में हुआ था देवारी समझौता, कि अपनी पुत्री चंद्र कपूरी का विवाह मेवा जो आमेर के जयसिंह से करेंगे, यदि वो उसके पुत्र को ही राजा बनाए। हुरना सम्मेलन की अध्यक्षता हो गया दोस्तों जगत सिंह तृतीय ने की। कृष्ण कुमारी विवाद हुआ था, ये किस राजा के बीच हुआ था, जिसको लेकर मारवाड़ में आमेर के हुआ था? तो ये किसकी पुत्री थी? ये तो दोस्तों थी भीम सिंह की पुत्री। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले मेवाड़ के प्रथम राजा कौन थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? वो थे दोस्तों मेवाड़ के राजा भीम सिंह। औरंगजेब के दौरान हिंदुओं पर जजिया कर का विरोध करने वाला कौन सा राजा था? ये जो औरंगजेब के विरोध किया था हमने पहले ही बता दिया आपको, राज सिंह। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी व सीसरमा में वैद्यनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? संग्राम सिंह ने करवाया था। आपको पहले ही इसका उत्तर दिया जा चुका है। मराठों ने किसके शासनकाल में मेवाड़ में प्रवेश किया? तो जो मराठा आए थे वो आए थे हमारे जगत सिंह प्रथम के समय। और एक और क्वेश्चन था कि नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था दोस्तों? नादिर शाह ने भी जगत सिंह द्वितीय के समय ही आक्रमण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था दोस्तों?
राणा पुंजा जो था भील सेना का नेतृत्व किया। किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो दोस्तों औरंगजेब के विरुद्ध करने वाला जो राज सिंह के बाद जगत सिंह जयसिंह जी आए थे, उन्होंने ही इसके विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। चलिए, मेवाड़ के किस शासक के समय चांदी का खनन किया गया था? तो दोस्तों मेवाड़ में जो है चांदी का खनन तो जावर में हुआ था, मगर जो खनन प्रारंभ करने के लिए लक्ष्मण सिंह को भी नाम आता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर लाखा नहीं दिया हो तो लक्ष्मण सिंह को हम टिक करेंगे। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? बताइए दोस्तों कि जो गुजरात के हमारे शासक थे, उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर किस वर्ष में हमला किया था? तो दोस्तों ये माना जाता है 1536 ईस्वी में लगभग इन्होंने हमला किया था। महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया, जो कि मेवाड़ की राजधानी लगभग 1615 ईस्वी तक रही, क्योंकि महाराणा प्रताप के बाद महाराणा अमर ने भी इसको अपनी राजधानी बना लिया था, चावड़ को। कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? तो दोस्तों महाराणा कुंभादेव ने वीणा वाद्य यंत्र में बहुत ज़्यादा दक्षता हासिल थी। चलिए, 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आ चुका है कि कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने वाला था शहबाज खां, जिसे कि अकबर ने भेजा था। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था? दोस्तों चित्तौड़गढ़ पर तीसरा साका महारानी जो फत्ता जी थे, उनकी महारानी कर्मवती ने किया था, और वो हुआ था 1568 ईस्वी में। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने क्वेश्चन में विभक्त है? 5 में। जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1559 ईस्वी मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो जो इस समय पर जो मेवाड़ का शासक बना था दोस्तों कौन था? उदय सिंह जी बने थे। चलिए, महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि महाराणा प्रताप की मृत्यु चावड़ में हुई थी, तो चावड़ इनकी आखिरी राजधानी थी। चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये राणा कुंभा से रिलेटेड है। जब राणा कुंभा की जो चंपानेर की संधि हुई थी, तो चंपानेर की संधि की थी मालवा के शासक और गुजरात के शासक के बीच में हुई थी। जो गुजरात के शासक थे और मालवा के थे महमूद खिलजी, ठीक है, इनके बीच हुई थी। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। ये मालवाड़ा नहीं है दोस्तों, मालवा होगा और गुजरात होगा, ध्यान रखेंगे चंपानेर की संधि। सो दोस्तों आपने देख लिया कि ये कुछ प्रश्न थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको करा दिए। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा दोस्तों, लगभग सारे प्रश्न कवर हो गए हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपने अभी नहीं किए होंगे। तो दोस्तों आपको कई सारे प्रश्न समझ नहीं आए होंगे, तो आपको ज़रूरत है कि अभी आप और अच्छे से राजस्थान का इतिहास पढ़ें। इन प्रश्नों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं वो सभी आराम से क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी जितनी भी क्लासेस हो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।